752 का हैरत अंगेज औसत। करुण नायर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए है जरूरी। करुण नायर, ये नाम तो यार आपने सुना होगा। 13 शतक ये ठोक चुके हैं भारतीय टेस्ट टीम से। 13 शतक ठोकने के बाद इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। करुण नायर को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है, जिस कारण करुण नायर डीमोटिवेट होते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं और उसके बाद करुण नायर विलुप्त हो जाते हैं। करुण नायर ना डोमेस्टिक क्रिकेट में उसके बाद प्रदर्शन कर पाते हैं, ना ही उनका कभी कमबैक हो पाता है। लेकिन करुण नायर वहां हारते नहीं है, करुण नायर वहां गिरते नहीं है, करुण नायर वहां हार नहीं मानते हैं, बल्कि अपने आप को तैयार करते हैं। कमबैक की इतनी बेहतरीन तैयारी कर डालते हैं कि इस बार विजय हजारे ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने 752 रनों का औसत बनाया है। 7 पारियों में ये 752 रन बना चुके हैं। कमाल का औसत है, लाजवाब इस खिलाड़ी ने प्रदर्शन किया विजय हजारे ट्रॉफी में और इस तरीके का कमबैक दिखाया है कि ऐतिहासिक कमबैक बन बैठा है। और एन वक्त पे ये जो मुकाबले इन्होंने खेले हैं, जो प्रदर्शन इन्होंने दिया है, भैया इनकी वापसी हो सकती है, भारतीय ओडीआई टीम में हो सकती है। इंग्लैंड के खिलाफ जो ओडीआई श्रृंखला है वहां पर चयनकर्ता इनको मौका दे सकते हैं, फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी ये दावेदारी ठोक सकते हैं। कर्नाटक ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया था। करुण नायर को डोमेस्टिक क्रिकेट से एक रणजी ट्रॉफी के टीम ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया। सोच सकते हैं कितने बुरे दिन करुण नायर ने देखे होंगे। उसके बाद ये विदर्भ टीम के साथ जाते हैं। आज विदर्भ को करुण नायर फाइनल में पहुंचा चुके हैं। विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें तो वहां पर भी जबरदस्त छाप छोड़ते हैं। करुण नायर 88 रनों का योगदान देते हैं और अपनी टीम को फाइनल का रास्ता दिखा देते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले फाइनल मुकाबले की, विदर्भ वर्सेस महाराष्ट्र के। तो विदर्भ टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 380 रन बनाती है। यश राठौड़ बनाते हैं 116 रन, ध्रुव सोरे बनाते हैं 114 और करुण नायर ताबड़तोड़ पारी यहां पर खेलते हैं, क्योंकि दोनों बल्लेबाज टिक गए थे तो करुण नायर के एक ताबड़तोड़ पारी की जरूरत थी। तो 44 गेंदों पर 88 रन मार के बताते हैं कि भैया ये ओडीआई क्रिकेट के लिए भी तैयार है। सिर्फ और सिर्फ ये टेस्ट क्रिकेट के बल्लेबाज अब नहीं रह गए हैं, बल्कि करुण नायर पूरी तरीके से लैस है। इनके पास अटैकिंग शॉट्स भी आ चुके हैं, 9 चौके और 5 छक्के मारते हैं। इन 3 पारियों की बदौलत विदर्भ टीम 380 रन बनाती है और महाराष्ट्र जवाब में 311 रन बना पाती है 7 विकेटों के नुकसान पर। अरसीन कुलकर्णी महाराष्ट्र की तरफ से 90 रन बनाते हैं। 69 रन से यह मुकाबला जीत दर्ज करके विदर्भ टीम फाइनल में पहुंच जाती। करुण नायर ने यहां पर भी बेहतरीन पारी खेली और बताया कि ये सेमीफाइनल फाइनल मुकाबलों में भी चल सकते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ चल सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा चयन करता कि सिर्फ और सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ करुण नायर के पारियां आई हैं। करुण नायर के अगर हम इस पूरे विजय हजारे ट्रॉफी में प्रदर्शन की बात करें तो वो अविश्वसनीय रहा है, अविस्मरणीय रहा है। यादगार पारियां इन्होंने खेल डाली है और अब इससे ज्यादा कुछ भी आप एक खिलाड़ी से डिमांड नहीं कर सकते हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमबैक करने के लिए। अब ये सही समय पर उन्होंने पारियां खेली हैं। इससे साफ जाहिर है कि चयनकर्ताओं को अगर लगा कि भैया करुण नायर को चुनना चाहिए तो चुनेंगे वो, क्योंकि करुण नायर ने अपनी तरफ से 100% दे दिया है, वहां पर कोई कमी नहीं रखी है। राजस्थान के खिलाफ इन्होंने बनाए 122 रन नाबाद, फिर उससे पहले यूपी के खिलाफ 112 रन, उससे पहले तमिलनाडु के खिलाफ 111 रन, उससे पहले चंडीगढ़ के खिलाफ इन्होंने 163 रन नाबाद बनाए और उससे पहले अगर हम जाए तो छत्तीसगढ़ के खिलाफ 44 और जम्मू कश्मीर के खिलाफ 112 रनों की पारियां खेली। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन इनका ये विजय हजारे ट्रॉफी गया है। जबरदस्त अंदाज में खेलते हुए दिखे हैं और 88 रन आज महाराष्ट्र के खिलाफ ठोक कर सेमीफाइनल मुकाबले में बता दिया कि करुण नायर टच में है। अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है, अगर भारतीय टीम को अपनी दावेदारी चैंपियंस ट्रॉफी मजबूत करनी है तो करुण नायर को चुनना होगा, क्योंकि अगर आपका डोमेस्टिक स्तर पर कोई खिलाड़ी इतने जानदार फॉर्म में है जिसका 700 प्लस का औसत है तो आप चूक नहीं कर सकते उस खिलाड़ी को नजरअंदाज करके। हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं केएल राहुल के ऊपर, हम चर्चा कर रहे हैं श्रेयस अय्यर के ऊपर, हम चर्चा कर रहे हैं ऋषभ पंत को प्रमुख विकेट कीपर बल्लेबाज खिलाने के लिए और एक बैकअप के तौर पर विकेट कीपर बल्लेबाज को चुनने के लिए, तो करुण नायर क्यों नहीं? केएल राहुल को ही बैकअप विकेट कीपर बल्लेबाज आप रख लो, अगर कोई जरूरत पड़ी विकेट कीपिंग की तो वहां पर रख लो और करुण नायर को स्क्वाड में लेकर जाओ। ये इस वक्त भारतीय टीम की जरूरत बन चुके हैं, क्योंकि इतने बेहतरीन फॉर्म में, इतने प्रचंड फॉर्म में किसी खिलाड़ी को इग्नोर अगर आप करते हो तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम का खाता है। कप्तान रोहित शर्मा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे,
गंभीर कोच जो हैं वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे। इसमें करुण नायर का कोई घाटा नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम का घाटा है, क्योंकि वो प्रचंड फॉर्म में है। इसका फायदा भारतीय टीम को उठाना चाहिए। करुण नायर को किसी तरीके से स्क्वाड में एडजस्ट करना चाहिए। देखना दिलचस्प रहता है कि ये जो पारियां आई हैं क्या उसका कुछ भी प्रभाव भारतीय चयनकर्ताओं के ऊपर पड़ पाता है, नहीं पड़ पाता है। लेकिन कमित द आवर कमित द मैन, जब जरूरत थी, जब आवश्यकता थी करुण नायर के प्रदर्शन की कि भैया आप चलिए, इंग्लैंड श्रृंखला आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है, आपको चलना होगा, तभी आपका चयन हो सकता है, तभी आप कंसीडरेशन में आ सकते हैं, क्योंकि करुण नायर तो विलुप्त हो चुके थे। वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया है, जब जरूरत थी उनके प्रदर्शन की, जब नोटिस में लाना था अपने आप को, तब उन्होंने नोटिस पे लाया है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो पारियां आई हैं कारगर हो पाती हैं कि नहीं हो पाती हैं, करुण नायर का चयन हो पाता है क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि टैलेंट पूल का खजाना है भारतीय टीम। जंग वहां पर बड़ी है, ऐसा नहीं है कि ये पारियां इंश्योर कर देंगे कि करुण नायर चुने ही जाएंगे। ये सब 19 जनवरी को पता चलेगा, लेकिन दावेदारी ठोक दिए करुण नायर, जो उनसे बन पड़ता था वो करुण नायर ने कर डाला। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, करुण नायर का चयन भारतीय ओडीआई टीम में होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई श्रृंखला में उनको भारतीय चयनकर्ताओं को टेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए करुण नायर भारतीय टीम में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।